आप सभी को नमस्कार। लघु कथाओं के लिए शिद्दत से समर्पित प्रतिष्ठित संस्था क्षितिज के इस अखिल भारतीय अधिवेशन में पधारे सभी विद्वान अतिथियों का हमारी नाट्य और सांस्कृतिक संस्था पथिक की ओर से मैं प्रतिभा बर्वे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज के इस सारस्वत अनुष्ठान के इस चरण में हम सभी आप लोगों की ही लिखी लघु कथाओं के मंचन का रसास्वादन करते हैं। तो प्रस्तुत है लघु कथा नाट्य छटा 2023। इसके निर्देशक हैं श्री नंद किशोर बर्वे, निर्मिति प्रमुख श्री अविनाश जी मोतीवाले, मार्गदर्शक श्री सतीश श्रोत्री जी। इस नाट्य छटा में अपने उम्दा अभिनय से जिन कलाकारों ने संवारा है उनके प्रवेशानुसार नाम इस प्रकार है। श्रीमती शोभना विस्पुते जी, श्रीमती स्वाति श्रोत्री जी, श्री नील माधव वसंत भुसारी जी, श्री अमोल मोरे जी, श्री दिलीप नजान जी, श्री अविनाश मोतीवाले जी, श्री मिलिंद शर्मा जी, श्री राहुल प्रजापति जी, मास्टर आदित्य मोरे, श्रीमती सारिका आप्टे जी, श्री शशिधर पेंडसे जी, श्री सतीश श्रोत्री जी, श्री संजीव दिघे जी, श्री अभिजीत वडनेरे जी और श्री नंद किशोर बर्वे जी। तो लीजिए प्रस्तुत है लघु कथा नाट्य छटा 2023। इसमें आइए सबसे पहले देखते हैं लघु कथा केसरी। लेखक नेत्राम भारती। नारी जब तक खुद को अबला समझती है तभी तक समस्या है। जब एक बार उसको अपनी शक्ति का भान हो जाता है तब जो होता है वह कल्पनातीत होता है। आइए ऐसी ही कुछ बानगी देखते हैं इस नाटिका में। तो देखते हैं लघु कथा केसरी। अगली प्रस्तुति में सुरेंद्र के पिता लेखक श्री पवन शर्मा। वृद्धावस्था में व्यक्ति शारीरिक रूप से भले ही अशक्त हो जाए लेकिन उसका मनोबल हिमालय से कम ऊंचा नहीं होता। अपनी स्मृतियों के साथ वह अकेले ही अपने घर में असीम शांति के साथ रहता है। देखते हैं इस लघु कथा में सुरेंद्र के पिता। सुरेंद्र के पास गया था। सुरेंद्र की माँ के निधन के बाद में पहली बार गया था। रोक नहीं पाया अपने आप। बहुत अच्छा लगा वहाँ।
सुरेंद्र को भी अच्छा लगा। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। शर्मा जी, पानी पिएंगे? अरे नहीं, क्यों तकलीफ करते हैं आप? नहीं, फिल्टर है भवन के पास में, आप चाहे तो वहाँ से पानी ले सकते। अरे बिल्कुल आप पता नहीं। पहले तो ये सब नहीं करना पड़ता था, नहीं पूछना पड़ता था। पहले आंटी जी थी ना, वो सब देख लेती थी, कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही। शर्मा जी, मेरा एक काम कर सकते हैं? हाँ बताइए सर, थोड़ा बाजार जा सकते हैं? कुछ काम है? हाँ, 1 किलो आलू लाना थे और साथ में शक्कर और दूध भी ले आते, साथ में आपकी चाय पी लेंगे। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल ले आएंगे ना। पहले तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, पूछना नहीं पड़ता था, सब अपने आप हो जाता था। वो आप नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा था। हाँ, सुरेंद्र के यहाँ गया था तब तो वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता था, वहाँ बहुत आराम था। हाँ, वही आप वहीं रहते तो अच्छा रहता। यहाँ पे परेशानी होती है और वहाँ पे बेटा है, बहू है, अकेलापन भी दूर हो जाता है और बेटे के साथ आपका मन बहल जाता है। सही, देखिए सच कह रहे हैं आप, पर अच्छा तो लगता है अपने ही घर में। ये घर मेरा अपना है, यहाँ असीम शांति मिलती है। जीवन की सारी स्मृतियां इसी घर में समाई हुई हैं। मेरे लिए तो असंभव है इस घर को छोड़ना, असंभव। एक बार आदमी बड़ा अफसर बन गया तो समझो कि गया काम से। फिर उसके दैनंदिनी जीवन में भी अफसरी चढ़ी ही रहती है, यहाँ तक कि संवेदना के क्षणों को भी वह स्वाभाविक रूप से जी नहीं पाता। अगली प्रस्तुति है डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर द्वारा लिखित यह लघु कथा। देखते हैं अफसर। वो एक पूरा अफसर, एकदम कड़क, स्ट्रॉन्ग। उसका हर अंदाज एक अफसर सा है। उसे यदि कहीं जाना हो तो एक नौकर कार का दरवाजा खोल कर सर आइए सर आइए। वो जहां भी जाता वहां एक और नौकर कार का दरवाजा खोल कर कहता सर आइए नमस्कार। उसे यदि हस्ताक्षर करना हो तो एक नौकर उनके आगे पेन बढ़ा देता, सर 1 मिनट, ये यहाँ हस्ताक्षर यहाँ भी धन्यवाद। उसे यदि सिगरेट पीना हो तो एक और नौकर उनके आगे सिगरेट बढ़ा देता, सर जी जी सर ये लीजिए, आपकी पसंद का ब्रांड है सर, है ना? दोपहर में कार्यालय में फोन की घंटी बजी, रिसीवर उनके पीए ने उठाया। हाँ जी सर, जी आप ही करवा सर, दिल्ली से आपके छोटे भाई साहब का फोन। हाँ भैया, हाँ क्या कहा? माँ का देहांत हो, डेड बॉडी यही भिजवाने की व्यवस्था। नहीं, कार्यक्रम यही होगा, मेरे पास वहां आने का समय नहीं। हाँ रखता हूं। शमशान घाट में भी अफसर अपनी पूरी शान है। चिता के चारों ओर फेरे लग रहे हैं। उनका सबसे खास नौकर उनके थोड़ा पीछे रहकर चिता के चारों ओर फेरे लगा रहा है। नौकर ने जलती लकड़ी का जलता हिस्सा उनके आगे बढ़ाया। उन्होंने उनकी मां की मृत मुख तक वो लकड़ी पहुंचाई। चिता के चारों ओर फेरे लग रहे हैं। उदास, दुखी, आंसू हाथ तक नहीं आ सकते। भाई अफसर है ना। और तो शमशान घाट में चिता सब धीमी हो चुकी, अग्नि शांत हो चुकी, लेकिन फिर भी अफसर अपनी पूरी शान, लेकिन उनके अधीनस्थ जरूर टूट कर रो रहे। अरे बिल्कुल गंभीर अफसर जो ठहरे
श्री राजेंद्र वामन काटदरे द्वारा लिखित अगली प्रस्तुति मैं बम नहीं फोड़ता। समाज में घटने वाली हर घटना छोटे बच्चों के मन मस्तिष्क पर किस तरह अंकित होती है और कैसा अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है, देखते हैं हमारे लिटिल मास्टर आदित्य की प्रस्तुति मैं बम नहीं फोड़ता। दीपावली आने वाली है और हम दीपावली पर निबंध लिखेंगे, पर हम आज ही दीपावली पर बातें करते हैं। यस टीचर। अच्छा आदित्य, ये बताओ दीपावली में तुम क्या क्या करते हो? हम मिठाई खाते हैं और पड़ोस में भी देते हैं। वेरी गुड। और क्या करते हैं? हम घर में पिटाई करते हैं। वेरी गुड। हम घर में पिटाई करते हैं क्योंकि दीपावली आने से पहले बारिश आती है और बारिश में छोटे छोटे से कीड़े और मकड़ी अपना जाला बनाते हैं, तो हम उन्हें साफ करने के लिए पिटाई करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? फिर हम दिए भी जलाते हैं। वेरी गुड। हम दिए भी जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि उस दिन भगवान प्रभु श्री राम अपने घर अयोध्या लौटे थे और हम उनके स्वागत के लिए दिए जलाते हैं, चकरी जलाते हैं, अनार जलाते हैं और बम फोड़ते हैं। नहीं टीचर, मैं बम नहीं फोड़ता। बम फोड़ने से बम बच जाती है। पापा का चेहरा खराब हो जाता है। बम बस आतंकवादी फोड़ते हैं। मैं बम नहीं फोड़ता। मैं बम नहीं फोड़ता। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें चाहे न करता हो, पर मौका आने पर वह ऐसा कुछ कर देता है कि जिससे समाज सुधार के ठेकेदारों के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है। श्रीमती कांता राय द्वारा लिखित यह लघु कथा देखते हैं चेहरा। रात को अकेले लड़की कुछ तो गड़बड़ है भैया। इतनी रात को यहाँ कैसे? बोल बोल, अरे बोलते कि नहीं? क्या बोल बोल अनु, अरे भागता गिरी सारे अरे भाग के साले भाग के साले। बोल इतनी रात को यहाँ कैसे और क्यों? क्या? मुझे आपका कहीं भेजने वाले थे। अब कहाँ जाओगी? मालूम नहीं? सुन, मेरे साथ चलेगी क्या? मेरे घर चलेगी? सुन, आखिर बार पूछता हूँ, चलेगी क्या? चलेगी? चल 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 चल। रानी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो, ये किसे लेकर आ गए? संभालो इसे। अरे ये बेटी है, अपनी बेटी को लेके लाया हूँ। बेटी अब हमें कोई बांध नहीं कहेगा। अब हमें कोई बांध नहीं कहेगा। सफेद पोश आदमी अपने एक चेहरे के पीछे कितने और कैसे कैसे मुखौटे लगाकर घूमता है, लेकिन जब कभी यह दिखावटी मुखौटा अचानक हट जाता है
तब वह कहीं का नहीं रहता। श्री विजय जोशी शीतांशु द्वारा लिखित हमारी ये अगली लघु कथा गिरा विश्वास। पीरियड से लौटते हुए मंजू सुनसान सड़क पर अंधेरी रात में एक बस से उतरती और बस आगे की ओर निकल जाती। सन्नाटा पसरा हुआ, इधर देखती है कोई रिक्शा तो नहीं, और कोई साधन पहुंचाने के लिए तो नहीं। सन्नाटे को चीरती हुई अकेली ही चल पड़ती है घर की तरफ। बदन कांपता रहता है दहशत से, मुड़ मुड़ कर देखती है पीछे। मनोज भी तो उसका फोन नहीं उठा रहा है। अब घर कैसे पहुंचे? कई प्रश्न उसके मन में थे। कभी पल्लू तो कभी बैग संभालते हुए किसी उधेड़-बुन में आगे चली जा रही। कभी गली से चार गुंडे अचानक आते हैं और मंजू को धक्का दे देते। मंजू औंधे मुंह गिर पड़ती है। दूसरा आके बोलता है, क्यों जाने मन, क्या रात में ग्राहक ढूंढ रही थी? लो हम आ गए। तीसरा उसे छूते हुए निकलता है, बोलता है, चल हमारे साथ, चलती क्यों नहीं, चल। चौथा जैसे ही मंजू को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मंजू का हाथ उसके हाथ से फिसल जाता है। पत्नी को सामने दे वो अवाक रह जाता है और पूछता है, मंजू तुम इतनी रात यहाँ? वो तीनों गुंडे पतली गली से निकल के भाग जाते हैं। मंजू अपने पति का यह दूसरा चेहरा देख तिरस्कार भाव से पूछती है, क्यों ले चल रहे हो मुझे? ले चलो, उठाकर ले चलो। गए हैं ना तुम्हारे दोस्त तैयारी करने के लिए। मनोज आंखें और मुंह फाड़े ताकता रह जाता है। आज वो न तो मंजू को और न मंजू की आंखों में खुद के प्रति गिरे हुए विश्वास को भा रहा है। दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल होता है, परंतु जब उसी उपदेश के पालन का खुद के जीवन में अवसर आता है तब व्यक्ति कितनी जल्दी फिसलता है। इसी की बानगी ये देखिए श्री उमेश महादोशी द्वारा लिखित हमारी ये लघु कथा है माओ की पीड़ा। सीमा बिटिया, अपनी माँ की फेर खबर लिया किसी दिन, वे बहुत दुखी है आजकल। भैया, तू क्या जानते मेरी माँ के बारे में? मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं मेरी माँ की। तेरी माँ बहुत अच्छी है बेटा, पर भाई पर इतना भरोसा नहीं मत किया है। देख बुढ़िया, तूने फिर से मेरे भैया भाभी पर लांछन लगाया। मुझे लगता है कि मुझे इस घर में रहना नहीं है। बेटा मेरी बात पर यकीन कर कि जब बहन मुझे सब्जी वाले की दुकान पर मिली थी वही बता रही थी। अरे बुढ़िया, अगर अभी तेरी बात झूठी निकली तो तू देख लेना। अजय से कहकर तुझे इस घर से तो निकाल दूंगी और तेरी हड्डियां भी तोड़वा दूंगी। 2 दिन बाद ही सीमा अपनी माँ को अपने साथ ले और उसने अपनी बूढ़ी सास को अच्छे से समझा दिया कि उसकी माँ की देखभाल में उसे क्या क्या और कैसे कैसे करना है। अभी 2-3 दिन ही बीते थे, अजय ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। सीमा, जल्दी मेरा टिफिन में, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। जी मम्मी जी। आप ऑफिस जा रहे हैं ना? हाँ जी। तो मुझे रास्ते में घर छोड़ दीजिए। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, पर मन में बहुत पीड़ा है। पीड़ा? पीड़ा? कैसी पीड़ा मम्मी? अरे इस घर में संतों बेटे के साथ उससे भी बुरा व्यवहार होता है जितना मेरे बेटे को मेरे साथ करते हैं। जब हम माँ ही पीड़ा अपने नसीब में लिखवा कर लाई है, क्यों ना इसे अपने घर में लेके अकेले ही सही। हमारी अगली प्रस्तुति श्रीमती सीमा व्यास द्वारा लिखित यह लघु कथा आवश्यकता। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि खुशियों के लिए या खुश रहने के लिए केवल बड़ी बड़ी बातों पर ही निर्भर रहा जाए। ये काम छोटी सी बात भी क्या खूबी से कर सकती है, यही कुछ बताती है सीमा व्यास की यह कथा आवश्यकता। मेरी इस माह की पगार में से कटौती मुक्त करिए। अब मुझे तुम पूरी पगार नहीं दीजिए। नो भाई,
क्योंकि खर्चे के अलावा मुझे चश्मा बनवाना है। चश्मा? हाँ। तू क्या करेगा चश्मे का? पढ़ा लिखा तो है नहीं, डाला अक्षर भैद बराबर और दूल्हे की जात भी नहीं तो मिलना जुलना करना पड़ेगा। क्या करेगा चश्मे का? मेरे घर जाते ही मेरा पोता उलझ कर कॉपी लेकर आ जाता है। वह बहुत अच्छा लिखने पर उसकी मैडम लाल स्याही के पेन से कुछ लिख देती है। मेरे पोते ने मुझे सब बता दिया कि मैडम के लिखे हुए के बीच में यदि 2 लड्डू दिखे तो समझ लेना कि उसने बहुत अच्छा लिखा है। जी मुझे वो 2 लड्डू देखने के खातिर चश्मा बनवाना है। ठीक है हो जाएगा। मेहरबानी से। यह कतई आवश्यक नहीं कि कोई बड़ा व्यक्ति ही अपने आचरण से कोई उदाहरण पेश कर सकता है। यह काम आपकी हमारी नजरों में छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी बखूबी कर सकता है। श्रीमती ज्योति जैन द्वारा लिखित यह लघु कथा देखते हैं अनपढ़। अरे ठीक है पर्स इसका ये गया लगता है। चलो इसको पुलिस थाने दे आते हैं। ईमानदारी से सिपाही बन गया साहब कौन है? अंदर आ जाए। आइए। अबे किसी को मार गया है क्या? नहीं साहब, फिर हमको तो ये पर्स रोड पर मिला इसलिए जमा करना है। कब आया है? अबे तूने फोन क्यों नहीं कर दिया? क्या नाम है तेरा? किसी नाम है साहब। हम पढ़े लिखे होते तो ये कचरा गिनती कैसा? आप ही क्यों नहीं कर लेते फोन? हाँ ठीक है। हेलो, हाँ मैडम, हाँ मैं थाने से बोल रहा हूँ। आपको भी पर्स दे दिया है क्या? अच्छा, आप एक काम कीजिए, थाने पर आइए और अपना पर्स लेकर जाइए। तो साथ में अपना पहचान पत्र जरूर लाना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। अबे, रुको रुका यहाँ पर, चल यहाँ चल। मेरा भी पर्स लेने आ गया है, चले जाएंगे। अच्छा, इनाम के लालच पर रुका है। अब पूरा चिट्ठी है चिट्ठी। भैया, नमस्ते। आपने फोन किया था? बोलिए, वो पर्स मेरा ही था। कौन सा रंग का पर्स है? ब्राउन कलर का। पहचान पत्र लाए, बताइए। ठीक है, रखिए। थोड़ा अपनी चीजें संभाल के रखा कीजिए, फिर घूम जाके आप चोरी का इनाम लगा देते हैं। ठीक है, आइए। दीदी बताने भूल गया, ये आपके पर्स में ना ये लाल कलर की थैली दी थी। भैया, इसमें तो मेरी सोने की चूड़ियां थी। धन्यवाद की क्या बात है, ईमानदारी सबसे पहले। ये बात तो मेरे को पता ही नहीं। बेटे की चाह हमारे समाज में कोई अनोखी बात नहीं है। हालांकि समय के साथ इसमें काफी हद तक कमी आई है, लेकिन फिर भी दबे छुपे रूप में यह चाह अपना अस्तित्व कहीं न कहीं दिखा ही देती है। श्रीमती रश्मि चौधरी द्वारा लिखित यह लघु कथा समझदार बच्चियां देखते हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे उठ जाओ, चलो तैयार हो जाओ। आज सभी को अच्छे से तैयार होना है। क्यों दीदी, मुझे क्यों जगा रही हो? मुझे नहीं उठना। अरे बेटी, सुना है आज कोई फिर से अपने घर जाने वाला है, और जो लोग आने वाले हैं ना बहुत बड़े लोग हैं। पता नहीं किसकी किस्मत खुल जाए। हो सकता है तेरी
जाए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अनाथालय की बच्चियों में सोनिया सबसे बड़ी है, सो एक एक करके सबको उठाने लगी। चलो चलो एक एक करके नहाने जाओ। चलो सभी को अच्छी तरह से तैयार होना है। सुना सबने? सबको अच्छे से तैयार होना है। चलो जाओ। समय के साथ साथ सोनिया बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, सबको साथ लेके चलती है। तो अनाथालय के मनोहर दादा को चिंता नहीं हुआ करती। वो फिर भी कभी कभी देखने वो सबको मिलने आ जाया। ये क्या पिंकी? चलो कब से जगा रही है सोनिया तुझे? चलो बहुत आलसी हो गई है तू। सोने दो ना दादा, मुझे नहीं उठना, मुझे नहीं तैयार होना। क्यों? वो सबको देखने आ रहे हैं। सर और मैडम बहुत बड़े लोग हैं। देखते हैं बेटा आज किसकी किस्मत खुलती है। सोने दो ना दादा, मुझे नहीं उठना। वैसे भी जो लोग आने वाले हैं तो किसी लड़के को ही लेके जाएंगे। हम लड़कियां तो आपके पास नहीं रहेंगे। तो सोनिया दीदी कहा ना मैंने, हमें कोई नहीं ले जाता, हमें कोई नहीं ले जाएगा। पिंकी बड़ी समझदारी की बातें करने लगी है तू। बहुत समझदार हो गई है नटखट। वैसे पिंकी गलत भी तो नहीं कह रही है ना? अगली प्रस्तुति है सैनिक का दर्द, लेखक श्री सुरेश रायकवाल। सीमा पर खड़ा सैनिक चाहे अपने कड़े अनुशासन में बंधा हो, लेकिन समाज में होने वाली घटनाओं से वह भी प्रभावित होता है। देखते हैं अगली प्रस्तुति सैनिक का दर्द। एक प्रश्न पूछूं आपसे? जी पूछिए। जीवन के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में आपको यहाँ ड्यूटी देना कैसा लगता है? ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। हर सैनिक का स्वप्न होता है कि उसकी तैनाती सीमा पर। आपको यहाँ डर नहीं लगता? डर की बात का, देश की रक्षा के लिए यदि प्राण भी न्यौछावर करना पड़े, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। देश सेवा के दौरान आपको कभी किसी भी बात को लेकर दुख, पछतावा या खेद का अनुभव हुआ है? हुआ। दुश्मन देश को तो हम उसकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, किंतु बहुत दुख होता है जब देश के भीतर से आवाज आती है, भारत तेरे टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े। बेटे बेटियां चाहे जैसे भी हों, व्यक्ति की यह चाहत हमेशा ही बनी रहती है कि उसका अंतिम क्रियाकर्म संतान ही करे। इस चाहत को पूरा करने की कोशिश अपने स्तर पर भी सभी करते हैं, फिर चाहे वे वृद्धाश्रम वाले ही क्यों न हो। श्री सूर्यकांत नागर द्वारा लिखित यह लघु कथा देखते हैं कंधा। उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि वे यहाँ वृद्धाश्रम में सुखी है या दुखी। कुछ तो दुख में भी सुख तलाश लेते हैं, लेकिन उनकी स्थिति भिन्न है। घर में मिलने वाली उपेक्षा, अपमान और अवहेलना की दृष्टि से तो वे यहाँ सुखी है, लेकिन घर परिवार और पोते पोतियों की याद उन्हें चैन नहीं लेने देती। अरे जिस घर में सारा जीवन बिता दिया, उसकी याद आना तो स्वाभाविक है ना। दूसरे भले ही निर्मम हो गए हो, लेकिन वो कैसे निर्मम हो सकते हैं। बेटा वृद्धाश्रम छोड़ गया था, बहू और बेटा दोनों नौकरी में है, पर बीमार बाप की देखभाल के लिए ना तो उनके पास में समय है और ना ही संवेदना। पोते पोतियों को भी
दादाजी से बतियाने के लिए फुर्सत नहीं है, उल्टी शिकायत। दादाजी आपको दिन भर रामायण और महाभारत देखते रहते, कार्टून फिल्म तो देखने ही नहीं देते। स्वर्गवासी पत्नी बहुत याद आती है। यह सही है कि वृद्धाश्रम में उनकी ठीक से देखभाल हो रही है। आरंभ में एक बार 2 बार बेटा मिलने आया था, अब काफी समय से उसके दर्शन नहीं, उन्हें चिंता होने लगी। समय के साथ साथ व्याधियों ने भी उन्हें अब अपने पंजों में जकड़ लिया। देह दिन पर दिन दुर्बल होती जा रही है और फिर अचानक एक दिन सांस उठी। व्यवस्थापकों ने सोचा अंतिम समय में अगर बेटे का कंधा मिल जाएगा तो वे घर जाएंगे। लिखित पते के साथ फोन नंबर नहीं था। दर्ज पते पर सूचना देने के लिए एक कर्मचारी को भेजा। तो लौटकर उसने बताया, तमाम अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हैं कि इस नाम का ना तो कोई व्यक्ति और ना ही उसका परिवार इस पते पर कभी रहा नहीं। अगली प्रस्तुति है भूत बाधा। लेखिका डॉक्टर वसुधा गाडगिल। व्यक्ति के संस्कार और उसकी बातचीत दैनिक व्यवहार में न चाहते हुए भी परिलक्षित हो ही जाते हैं। फिर सामने वाले को उससे चाहे जैसी पीड़ा क्यों न हो। देखते हैं भूत बाधा में। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बहुत जंग के बुखार चढ़ रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा, कब से? डे बिफोर यस्टरडे से बहुत जंग के बुखार चढ़ रहा है। सुबह शाम तेजी से चढ़ता है क्या? जी सर जी, एकदम तेजी से चढ़ता है बुखार और पीठ मानो ओवन हो जाती है। आप क्या हो पार्टी से लो। और सर ये बुखार है ना एकदम तन से चढ़ जाता है सर। जबान तो एकदम वाइट हो रही है सर। देखिए एकदम वाइट। मैं दवाई लिख देता हूँ। ठीक हो जाओगे। खाने में खाना एक ले सकता हूँ क्या? आप शाकाहारी हैं मांसाहारी हैं? सर मैं तो फुल्ली वेजिटेबल हूँ सर। हाँ, वेजिटेबल? जी सर, मैं फुल्ली वेजिटेबल हूँ। कभी एक आध अंडा। ये बुखार की वजह है। इनका ये बुखार तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इनकी भाषा पर जो भूत बाधा का बुखार चढ़ा हुआ है उसको उतारना भी जरूरी है। आपको नहीं लगता? बुजुर्ग, खासकर वो कि जिनकी मासिक पेंशन आती हो, संतानों के लिए किसी एटीएम से कम नहीं होते। इधर बटन दबाओ और मनचाहे पैसे पाओ। इसी मानसिकता को दर्शाती यह नाटिका है मीठे फल। लेखक श्री पवन जैन। पड़ी और तुम्हारी पेंशन तो आने जाने में ही खर्च हो गई। वो पैसे तो मैंने बिट्टो की शादी के लिए रखे थे। हाँ, खर्च करती है। अरे अम्मा,
बापूजी सब पैसे तुम्हारे लिए ही तो छोड़ गए हैं। अरे बेटा, अब मेरी उम्र 70 की हो गई है। आई बूढ़ी हड्डियों का क्या है? जुड़ जाती है ऐसी खानों का पैसे खर्च कर। अरे अम्मा तुम भी जी सुनते हो? जरा यहाँ आइए। क्या है? क्या हुआ? एक किलो 20 के पेड़ को खींचे जा रहे हो। अरे इस चीज को जिंदा नहीं रखेंगे तो हर माह मीठेपन कहाँ से मिलेंगे? समझी? हाँ, आप सही कह रहे हो। बेटे का पिता दूसरों की बेटियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद भी अपनी किसी न किसी मजबूरी के चलते अपनी बेटी के सुखद भविष्य के प्रति इतना आशावान रहता है कि वह कोई रिस्क उठाने से भी गुरेज नहीं करता। यह प्रस्तुति है श्री हनुमान प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित अंधे। देखते हैं। देखिए, मैंने बाकी सारी बातें आपको बता दी। अब इसके बाद आगे क्या करना है आप देखिए। आप तो देखिए, लड़का तुम्हें ही खानदान का है, पढ़ा लिखा है, घर बार है, खेती बाड़ी है, ऊंची नौकरी है, और क्या चाहिए। और ये रिश्ता आपके बाहर नहीं है। आप अगर बात करेंगे इस रिश्ते के लिए तो कतई मना नहीं करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि उनकी दोनों शादियाँ हो चुकी हैं, फिर भी इसकी शादियाँ हो चुकी है, पर ये शादी फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसके लिए करिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दहेज कम देना पड़ेगा और आसान हो जाएगी। इसकी दो बीवियाँ थी, इसमें कुछ कमी रही होगी। मैं कमी से बिजली थी कि उन दोनों से इन जनाब को तो बहुत बड़ा दहेज मिला। इससे ये तो बन जाए कि उन दोनों का जीवन समाप्त हो। पर मेरी बेटी के साथ हर माता पिता ऐसे ही सोचता है कि उनकी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कि पहली बीवी रोज की मारपीट लड़ाई झगड़े से ताकत उसने आत्महत्या कर दी। दूसरी को तो इन जनाब ने कुछ 13 लाख रुपया आग लगा दी। और उसके बावजूद भी अगर आप बोल रहे हैं बेटी का विवाह करना है और अपनी बेटी को उसको सौंपना है, ऐसे वीडियो को सौंपने के लिए मैं साथ नहीं दूंगा। देखिए, मैं देख लेता हूँ क्या करना है। लेकिन ये रिश्ता मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर समाज में इनके जैसे अक्ल के अंदर रहेंगे ना तो दहेज प्रथा और दहेज हत्याओं का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपको नहीं लगता? अगली प्रस्तुति राज। लेखक श्री दीपक गिरगा। जब खुद के अनाथ होने का राज खुला तो अपनी समृद्धि पर इठलाने वाली उस मैम पर क्या बीती, चलिए देखते हैं इस नाटिका में। देखते हैं राज। आप ये बताइए, आप यहाँ पर किस काम से? बेटा मैं तो इस अनाथ में इसमें 25 साल होते हैं चले गए। लेकिन क्या बात क्या है? अंकल, मुझे और मेरे परिवार को इसमें फंसाकर मेरी शादी विजय से करनी चाहिए। समझा नहीं। अंकल, विजय को मेरे सास ससुर ने इसी अनाथालय से गोद लिया था ना? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे सास ससुर को उनके शादी के पहले से जानता हूँ। विजय की का जन्म जो है तुम्हारे सास ससुर से ही हुआ। लेकिन अंकल, हर साल विजय का जन्मदिन इसी अनाथालय में क्यों मनाया जाता है? और मेरे और विजय की शादी में इसी अनाथालय के सारे बच्चे क्यों मौजूद थे? बेटा, ये जब विजय का जन्म हुआ ना, उसके बाद उसका जन्मदिन हर साल इसी अनाथ आश्रम में मनाया जाता है। और तुम्हारे सास ससुर का जन्मदिन और उनकी विवाह वर्षगांठ वो भी इसी अनाथ आश्रम में मनाई जाती है। तुम्हारे सास का भाई का और ससुरा वो भी यही अनाथ आश्रम। वो तो सुनो, मैं तुम्हारे माता पिता को भी बहुत साल पहले से जानता हूँ। लगभग 20 साल पहले उन्होंने एक 2 साल की बच्ची को गोद लिया। अंकल, आप ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब मैं अनाथ हूँ? इसी अनाथालय से गोद लिए हुए बच्चे? एक
समर्थ लेखक की दूरदृष्टि या कहे कि उसके सोचने की कोई सीमा नहीं होती। एक साधारण सी राशन की दुकान को अपना कथा केंद्र बनाकर कितनी बड़ी बात कह गए श्री सतीश राठी जी। देखते हैं जिस्मों का तिलस्म। ये सारे लोग सिर झुकाए खड़े थे। उनके कंधे इस कदर झुके हुए थे मानो पीठ पर कुबड़ सी निकली लग रही। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे सर कटे जिस्म पंक्तिबद्ध खड़े। मैं उनके नजदीक गया क्योंकि मैं चकित था। आखिर वो इतनी लंबी लाइन लगाकर क्यों खड़े हैं? फिर पास ही खड़े एक जिस्म से मैंने प्रश्न किया, अरे भाई क्या मैं इस लंबी लाइन की वजह जान सकता हूं? क्यों लगे हैं ये कतार? उसने अपना सिर उठाने की एक असफल सी कोशिश भर की। मैं चौंका क्योंकि उसकी नाक के नीचे बोलने के लिए कोई छानी नहीं। फिर उसकी पीठ से लगभग चिपके हुए पेट से एक धीमी सी आवाज निकली, पेट भर रहा है और ये राशन की दुकान है। राशन की दुकान? लेकिन यह दुकान तो बंद है। अरे कब खुलेगी यह दुकान? हम लोग कई वर्षों से ऐसे ही खड़े हैं। मालिक आसपास से देख गया है ये दुकान शीघ्र ही खुलेगी और हमें पेट भर राशन मिलेगा। अरे तो तुम लोग अपने हाथों से क्यों नहीं खोल लेते यह दुकान? ऐसा पूछते हुए जब मेरा ध्यान उनके हाथों की ओर गया तो मेरी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गई, चकित हो गई, क्योंकि उन सारे जिस्मों से दोनों हाथ गायब, सिर्फ पेट बाकी था, केवल पेट। बुजुर्गों से छुटकारा पाने के लिए आदमी कैसे कैसे जतन करता है। इसमें सबसे बड़ी पीड़ा उन बुजुर्गों की है जिनके एक से अधिक बेटे हों। अब यही कटु सत्य हम देखते हैं श्रीमती अंतरा करोड़े द्वारा लिखित यह लघु कथा बार कोडिंग। बेटा जी बाबा। बेटा ये टीम की तरफ पे लाइन किस बात की है बेटा? इसे दाल कोड़ी कहते हैं बाबा। बात तो हाँ, नए जमाने की उत्पादन और कीमत की जानकारी देने वाली बात है। यूनिवर्स में उत्पादक संबंधी जानकारी होती है। फिर कुछ दिनों बाद घर में बढ़ते तनाव के चलते एक दिन बेटा हमसे जरूरी बातें करने के नाम पर घर से अलग होने की तैयारी की। अगले महीने से वे दूसरे बेटे के घर पर रहने वाले थे। रात को ना चाहते हुए भी बहू बेटे की बातचीत उनके कान में पड़ी। जी क्या हुआ? अरे 3-4 बार मैं भी उन्हें घर के बिगड़ते बजट का हवाला दे चुका हूँ। यहाँ तक कि दवाइयों के बिल भी बताए थे उन्हें और तो और उनके रखे नौकर का हिसाब किताब भी बताया। तब भी तो वे समझे नहीं, तो यही करते रहे। सुनो, इसी महीने की बात है, अगले महीने से वो चले जाएंगे। अरे पर ये पुराने जमाने के लोग हैं, ये क्या समझे बात थोड़ी। ये तो बस प्राइस टैग देखकर सामान खरीदने की आदत है। आपको इन्हें सीधा सीधा कह दीजिए कि ये यहाँ से चले जाए। शर्मा जी वही जड़वत रह गए। घर का बिगड़ता बजट, दवाइयों के बिल्स, नौकर का हिसाब किताब, ये सब एक एक कर लंबी रेखाओं में खिंचते गए और शर्मा जी बारकोड में बेटे का मंतव्य भूल गए। अगली प्रस्तुति श्री बलराम अग्रवाल की एक और देवदास। अपने शीर्षक लीक से हटकर और कथा के अंत में चौंका देने वाले देश के अग्रणी लघु कथाकार श्री बलराम अग्रवाल अपनी इस लघु कथा में भी ऐसे ही दर्शकों एवं पाठकों को चौंकाते हैं। तो देखते हैं एक और देवदास।
तो मिस्टर, कौन मैं? जी हाँ, आपसे ही कह रही हूँ। जरा इधर आइए। जी कहिए। कब से देख रही हूँ आप मुझे घूरे जा रहे हैं और मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। आखिर मकसद क्या है आपका? जी कुछ खास नहीं, बस आपके बारे में सोचते रहना मुझे अच्छा लगता है। फिर तो आप मेरा साथ ही कर रहे हैं। और ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। अरे जी नहीं, मेरे घर आपका क्या काम? मुझे तो बस आपके बारे में चिंतन करना अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरा शगल आपके बारे में सोचना भर है, आपसे उलझ जाना कतई नहीं। अच्छा, जानते हैं आप लोग मुझे किस नाम से जानते हैं? समस्या? समस्या नाम से जानते हैं? जानता हूँ। अजी तभी तो मुझे आपके बारे में सोचना अच्छा लगता है। समझी। आप अपना परिचय देंगे? जी बिल्कुल। लोग मुझे बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धिजीवी। अगली प्रस्तुति इट्स टाइम टू गेट अप। लेखिका श्रीमती यशोधरा भटनागर। माता पिता की अनंत अपेक्षाओं और समाज में पनपी अनचाही गलाकाट प्रतियोगिता के चलते बच्चे न चाहते हुए भी कैसे मशीनी मानव में तब्दील हो जाते हैं। यशोधरा भटनागर की यह कथा इसी को रेखांकित करती है। देखते हैं इट्स टाइम टू गेट अप। टाइम टू गेट अप, इट्स टाइम टू गेट अप। अलार्म बज रहा है। अलार्म बंद कर तकिए में मुंह छिपा सोने की कोशिश की। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। बाहर झांक कर देखा, वही दूर दूर तक फैले कंक्रीट के जंगल, सपाट सड़क पर दौड़ती चमचमाती बड़ी बड़ी कार, भागती जिंदगी। कुछ कर नजर घुमाकर खूबसूरत रहने कमरे में देखा। समस्त रेड बोर्ड से दूर, कोई कमी नहीं, सब कुछ है उसके पास। पर क्या कुछ है? कुछ तो है। एक खालीपन मन को लगातार भरता जा रहा है। खालीपन भरा मन लगातार इस मन में एक पीस बनी हुई है। साइड टेबल पर खूबसूरत महंगे प्रेम में माँ बाबा की तस्वीर, चेहरे पर एक प्रसन्नता की लकीर, तुरंत ही अवसाद की रेखा गहरी और लंबी। 3 बरस हो गए माँ बाबा से। कुछ तो महामारी, कुछ ऑफिस की व्यस्तता और कुछ बहुत से घटक प्रदेश में अनचाहते ही जुड़ गए। आईआईटी की तैयारी के लिए 10वीं के बाद से ही घर से दूर था। फिर कॉलेज, नौकरी, बेहतर अपॉर्चुनिटी, माँ बाबा के दिए पंखों से उन्हीं के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। दूर प्रदेश पूरी तरह अकेले। अब सब कुछ है उसके पास, वो सब कुछ जिसकी एक आम आदमी को हमेशा लालसा है। पर समय लगातार भागता जा रहा है। बाबा के रोबीले चेहरे पर अब झुर्रियां आ गई। माँ भी अब पहले से दोनों ही अशक्त, अकेले और कमजोर हो गए। बाबा को बुढ़ापे की बीमारियों ने घेर लिया है और माँ वो तो कभी थकती ही नहीं। कैसे थक सकती? माँ थक ही नहीं भाई। सुबह सुबह बाबा का फोन। जी बाबा, प्रणाम। पायला को जी बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। अब क्या हुआ माँ को बाबा? कुछ नहीं बेटा, सुबह चाय बनाते समय कच्चा रास्ता गिर गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन ज़रा फ्लो ज़्यादा हो गया था बेटा। बाबा मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। थक गई है बेटा अभी। और सुनो, तुम वहाँ उस परदेश से यहाँ आके
और किसी ज्यादा परेशानी में न पड़ जाओ बेटा। महामारी के चक्कर में कितना हो जाएगी और वहां तुम्हारा ऑफिस जॉब। अपना ख्याल रखो बेटा, अपना ख्याल रखो। बाबा मैं आपके पास आना चाहता हूँ बाबा। आपके गले लगना चाहता हूँ बाबा। माँ की गोदी का वो सुख पाना चाहता हूँ बाबा। मेरी आवाज आ रही है बाबा आपके पास? बाबा ऑफिस के लिए देर होती है। दैनिक जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को पहचानने की दृष्टि जिनमें विकसित हो गई हो, उसे खुश होने के लिए बड़ी बड़ी बातों का इंतजार नहीं करना पड़ता। श्रीमती रश्मि स्थापक द्वारा लिखित यह लघु कथा देखते हैं उपहार। अरे वाह मुन्ना, तेरी साड़ी तो बड़ी चमक रही है। लगता है नई है। हाँ, राखी बधाई मिली भैया से। पर तू भी तो गई थी 2 दिन पहले। इतनी भरभर मिठाइयाँ लेकर गई, टोपियाँ लेकर गई। तुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? तुझे क्या बताऊँ? अरे जो मिला वही बता। अरे मेरे भैया के बच्चे जो हैं, तो मेरे बच्चे से 1.5 साल छोटे हैं। वो बच्चे साल भर में उनके हो जाते हैं, उनका पोस्ता बना लेती हूँ और जाते समय हो जाते हैं। 1-2 नए ले जाती हूँ, खुश हो जाते हैं बच्चे। वो सब तो ठीक है, पर तुझे क्या मिला? मुझे आराम करती अम्मा मिली, आंगन लिपती भारत मिली, और सबसे बड़ी बात, राह देखता भैया मिला। हम बहनों को और क्या चाहिए? सही बात है, इससे ज्यादा एक बहन को और क्या चाहिए? हमारी अगली प्रस्तुति है श्री R.S. माथुर द्वारा लिखित ठाकुर सेवा। घर में काम भी निपट जाए और तनाव भी न हो तो कितना अच्छा हो। ऐसी ही कुछ अप्रोच है इन ससुर साहब की। देखिए, बहू से काम करवा रहे हैं, लेकिन कितना स्वस्थ माहौल है। देखते हैं ठाकुर सेवा में। क्या हो रहा है बहू? सवेरे से किस काम में लगी हो? अभी पूरा नहीं हुआ क्या? कहाँ बाबूजी, अभी तो घर का एक कोना भी साफ नहीं हो पाया है, और उस पर ठाकुर जी की पूजा घर की सफाई। बहुत ही बड़ा काम है बाबूजी, आज ही पता चला मुझे। अगली प्रस्तुति डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल द्वारा लिखित एक लघु कथा खून सनी दीवारें। राष्ट्रीय स्मारक भी आजकल पिकनिक स्पॉट जैसे हो चले हैं। व्यक्ति जाता है, फोटो खींचता है और सोशल मीडिया पर अपलोड करके समझता है कि उसने बहुत बड़ा कोई काम कर डाला। इसी मानसिकता पर चोट करती यह कथा देखते हैं खून सनी दीवारें। क्या बात है? जब से तुम अमृतसर से आए हो, ठीक से सो नहीं पा रहे हो। कोई परेशानी हो? बताओ मुझे बेटा। मम्मी, जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे खून सनी दीवारें नजर आती हैं। दीवारों में मुर्दों के छेद नजर आते हैं। मैं सोचता रहता हूँ कि हजारों मुर्दों को पता है कैसे गोलियां चलवाई हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए महिलाएं और पुरुष उस कुएं में कूदे हुए। जब कुछ लोग जलियांवाला बाग को पिकनिक स्पॉट की तरह देखते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। उन सब में अलग है, क्योंकि तू शहीद लेफ्टिनेंट दीपक सिंह का बेटा है। मम्मी, जब मैंने वहाँ की मिट्टी को मस्तक से लगाया तो लोग मुझे अचंभे से देख रहे थे। हाँ, और उसके
इसके बाद कुछ लोगों ने मेरी देखा देखी मिट्टी को मस्तक से लगाया। अरे वाह, तो वहाँ जितने भी लोग थे ना, सभी ने मिट्टी को मस्तक से लगाया। अचंभे की बात तो ये थी कि वहाँ पारसी और मुस्लिम लोग भी थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया था। ये तो राजनीतिक दलों ने वोटों की खातिर अंग्रेजों की तरह फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई देता। पर तू चिंता मत कर, अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है। पर मैं क्या करूँ, वो खून से सनी दीवारें मेरे दिमाग से हट ही नहीं रही। बेटा, यदि सब लोग तेरी तरह हो जाए तो ये हमारा देश बदल जाए और उन अमीर शहीदों के सामने सच। और हमारी आज की यह अंतिम प्रस्तुति श्री ब्रजेश कानूनगो द्वारा लिखित यह लघु कथा है रंग बैरंग। ब्रजेश कानूनगो जी की यह लघु कथा अपने में बहुत कुछ बिटवीन द लाइंस कहती है, बस इसे समझने की जरूरत है। तो देखते हैं रंग बैरंग। उस बस्ती में एक कपड़े की दुकान है। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर दुकानदार सोचता कि इस बार उन रंगों के कपड़े अच्छे बिकेंगे जिनसे तिरंगा बनता है। ऐसा होता नहीं। दुकानदार को बड़ी निराशा हुई। उसी बस्ती में एक बूढ़ा दर्जी था जो कपड़े वगैरह सिला करके अपना गुजारा करता। एक दिन वो उसकी दुकान पर आया। आइए आइए दादा, क्या दिखाओ आप? ये हमारे कैसे को कपड़ों की कितने मीटर? मीटर नहीं, एक थान को एक। हाँ, बूढ़े दर्जी ने एक थान केसरिया कपड़ा लिया। दुकानदार बड़ा खुश, अच्छा ग्राहक मिला। थोड़ी दिनों बाद वो बूढ़ा गिरा। हाँ दादा, आइए आइए। ए बेटा छोटू, वो दादा को केसरिया कपड़ा निकाल दे, पिछली बार दिया था ना। अरे दिया? हाँ तो क्या हुआ? अरे केसरिया नहीं, अब की बार बनारस को पकड़ो एक थान। अच्छा हरा चाहिए? ए बेटा छोटू ये नहीं, इसके नीचे वाला। अरे वो नहीं बेटा, उसके हाँ नीचे, हाँ ये वाला, हाँ ये बेटा, हाँ निकाल। बूढ़े दर्जी ने हरा थान लिया और चला गया। दुकानदार बड़ा खुश, बड़ा ग्राहक मिला। थोड़े दिनों बाद शहरवासियों ने देखा पूरे शहर में गली मोहल्ला चौराहे पर हरे और केसरिया रंग के झंडे लहरा रहे। एक दिन पूरा शहर आनंद से नहा बरसा है। दंगे भड़क गए, पुलिस आई, सेना आई, कर्फ्यू लगा। राजनीतिक रोटियां भी तो सीखी। फिर कुछ दिनों बाद जैसा कि होता है, कर्फ्यू में गिल गई। दुकानदार ने बड़ी उम्मीद से दुकान खोली और वो बूढ़ा फिर आया। हाँ दादा, आज कौन से रंग का धान दिखाऊं आपको? दो मीटर सफेद कपड़ों की सफेद कपड़ों 2 मीटर। क्या बात है दादा? अरे यार कहीं बताऊं कि ना दंगा में मारो पोतो भी चले गया। बस नमस्ते। शाम तक सफेद कपड़ा पूरा हो गया। 2 मीटर, 2 मीटर। तो ये थी पथिक इंदौर की प्रस्तुति लघु कथा नाट्य छटा
2023। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।